This is Muskan from EduPlanet, and today I'm going to discuss with you the concept maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. आज हम करेंगे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, maintenance of children and aged or infirm parents, and in last, maintenance of dependent. In Hindu law, the term maintenance has been used in a wide sense. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 defines maintenance as provision for food, clothing, residence, education, medical attendance, and treatment. In case of an unmarried daughter, it includes reasonable expenses of her marriage. यानी एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर जो मेंटेनेंस वर्ड की डेफिनेशन है वो इंक्लूड करती है वो सब प्रोविजंस जो रिलेट करती है फूड से, क्लोथिंग से, रेजिडेंस से, मेडिकल अटेंडेंस से, इवन अनमैरिड डॉटर की मैरिज एक्सपेंसेस भी मेंटेनेंस वर्ड के अंदर डिफाइन की गई हैं. तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ. हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 18 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से. ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18, हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. The doctrine of the maintenance to the wife sprang from her matrimonial tie, which obligates the husband to maintain the wife during his lifetime regardless of his possessing any property. ये कहता है कि एक हिंदू वाइफ जिसकी शादी या तो इस एक्ट के आने से पहले या बाद में हुई है, वो एंटाइटल्ड है कि वो अपने हस्बैंड से अपनी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है. जब तक वो लिविंग है तब तक वो अपने हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस मांग सकती है, और ये राइट उसका मेंटेनेंस क्लेम करने का उसके मैट्रिमोनियल टाई से ही अराइज हुआ है, जो ऑब्लिगेट करता है उसके हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे उसकी लाइफ टाइम के अंदर, रिगार्डलेस कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या नहीं है. यानी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना है प्रॉपर लाइफ टाइम तक, चाहे उसकी वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर है या नहीं है, या उसके पास कोई भी ऐसे सोर्सेज हैं जिससे वो मनी अर्न कर सकती है नहीं है, तब भी हस्बैंड को, अगर है तब भी हस्बैंड को जो है उसे मेंटेन करना है. अगर उसके पास वो कोई सोर्स नहीं है मनी अर्न करने का, तब भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना है. ये सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 कहता है. देन कम्स द बर्डन ऑफ प्रूफ. ये बर्डन की वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है कि वो मेंटेनेंस को क्लेम करे अपने हस्बैंड से. ये बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड के ऊपर है कि हस्बैंड कोर्ट में आके ये चीज़ को प्रूव करे कि उसकी वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है अपना मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हिंदू वाइफ. अगर हम हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 को देखें तो उसके अंदर हिंदू वाइफ की कोई प्रॉपर या प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी हुई है. बट अगर हम 125 सेक्शन देखें CRPC का, तो उसके अंदर डाइवोर्स्ड वाइफ या वो वाइफ जिसकी रीमैरिज नहीं हुई है, वो वाइफ मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है. बट जो सेक्शन 18 है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि वो वाइफ जिसकी शादी वॉइड हुई है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर जिसकी शादी वॉइड हुई है, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती. यानी वो बाकी कोई भी वाइफ, चाहे वो डाइवोर्स्ड वाइफ है, चाहे वो अनमैरिड है जिसकी मैरिज दोबारा नहीं हुई है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. बट जो सेक्शन 5 के अंदर वॉइड वाइफ है जिसकी शादी वॉइड हो गई है, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती. देन कम्स द ग्राउंड्स टू क्लेम सेपरेट रेजिडेंस, सेक्शन 18 क्लॉज 2. यहाँ पे सेक्शन 18 क्लॉज 2 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का कुछ ग्राउंड्स देता है जहाँ पर वाइफ, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे वाइफ अपने हस्बैंड से एक सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. तो वह पहला ग्राउंड है क्रुएलिटी का.
अगर उसका हस्बैंड उसके साथ क्रूअल बिहेवियर करता है या उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है या उसको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करता है, तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड से एक सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेकंड ग्राउंड है डिजर्शन का। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बिना किसी रीज़नेबल नीड से या किसी रीज़नेबल वांट से अगर उसे डिज़र्ट कर दिया है, उसे छोड़ दिया है, तब भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड से एक सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देन द नेक्स्ट ग्राउंड इज लेप्रोसी। यहाँ पर जो वर्ड लेप्रोसी है वो विरलेंट लेप्रोसी को कहता है। वो कहता है कि विरलेंट लेप्रोसी होनी चाहिए, यानी एक हार्मफुल डिजीज़ होनी चाहिए जिसके साथ रहने से वाइफ को खतरा हो। वहाँ पर भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड से एक सेपरेट रेजिडेंस को क्लेम कर सकती है। देन द नेक्स्ट ग्राउंड इज़ हैविंग अनदर वाइफ। अगर हस्बैंड किसी और वाइफ से शादी कर लेता है या बिना शादी के उसको अपने साथ रखता है या रेगुलरली उसके साथ हैबिचुअली रहता है, तब वहाँ पर भी वाइफ जो है एक सेपरेट रेजिडेंस को क्लेम कर सकती है, बिकॉज हमारा हिंदू लॉ एक टाइम पर एक ही मैरिज को वैलिड मानता है। देन द नेक्स्ट ग्राउंड इज कॉन्क्यूबाइन। अगर हस्बैंड एक कॉन्क्यूबाइन को रखता है या हैबिचुअली उसके साथ मिलता है, उसके पास जाता है या उसके साथ रहता है, तब भी ये एक वैलिड ग्राउंड है वाइफ के लिए कि वो एक सेपरेट रेजिडेंस को क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2। देन द नेक्स्ट ग्राउंड इज कन्वर्जन। अगर हस्बैंड ने अपना रिलीजन, अपना हिंदू रिलीजन कन्वर्ट करके किसी और नॉन हिंदू रिलीजन के अंदर कन्वर्जन हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है, तब भी वाइफ जो है एक सेपरेट रेजिडेंस को क्लेम कर सकती है। एंड द लास्ट ग्राउंड इज एनी अदर जस्टिफिएबल कॉज, यानी कि जैसे हम ये एक तरह का रेजिडरी क्लॉज है, जैसे कि हमने ऊपर के क्लॉज हमारे ग्राउंड्स देखे, डिजर्शन, क्रुएलिटी, कन्वर्जन, कॉन्क्यूबाइन। अगर कुछ इससे मिलता जुलता है या इसके जैसा ही अगर कोई जस्टिफिएबल कॉज है जहाँ पर वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो उन केस पर भी कोर्ट जो है वाइफ को एक सेपरेट रेजिडेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल करता है, पावर देता है। एंड द लास्ट फॉर दिस कंसेप्ट इज डिसक्वालिफिकेशन, कि कब एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। पहली डिसक्वालिफिकेशन है कन्वर्जन। अगर हिंदू वाइफ अपना हिंदू रिलीजन कन्वर्ट करके किसी नॉन हिंदू रिलीजन में चली जाती है, यानी अपना हिंदू रिलीजन सीज कर देती है, तो वो अपना मेंटेनेंस का राइट भी सीज कर देती है। सेकेंड डिसक्वालिफिकेशन इज अनचेस्टिटी। अनचेस्टिटी एज पर कन्वर्जन इतना वैलिड ग्राउंड नहीं है डिसक्वालिफिकेशन के लिए, बट अनचेस्टिटी को भी कंसीडर किया जाता है। सो मेन डिसक्वालिफिकेशन इज conversion of the religion. So the next topic is maintenance of widow daughter-in-law, section 19. हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि जब तक तो हस्बैंड लिविंग है तब तक वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है, जो कि हमने सेक्शन 18 के अंदर पढ़ा। अब सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर एक वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस विडो को कौन मेंटेन करेगा। तो ये ड्यूटी फादर इन लॉ पे आती है कि वो अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करे, उसे प्रॉपर खर्चा दे। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे होगा। पहला आता है लायबिलिटी ऑफ फादर इन लॉ। जो फादर इन लॉ की ये लायबिलिटी है जो इस सेक्शन के अंदर क्रिएट हुई है, वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, बल्कि वो लायबिलिटी सिर्फ उस वे पे डिपेंडेंट है कि अगर उसके पास अपने बेटे की, अपने सन की कोई को पार्सनरी प्रॉपर्टी उसके हाथ में है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी पर उसका जो राइट है, वो उस प्रॉपर्टी में से ही अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेगा। अगर उसके पास कोई को पार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं है या उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है अपने सन की, तो वो अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए लायबल या बाउंड नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट प्रोवाइजो। प्रोवाइजो टू सेक्शन 19 ये कहता है कि कब कब जो फादर इन लॉ है उसकी लायबिलिटी बनती है अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने की। वो लायबिलिटी तब बनती है, पहली, अगर
उसके पास, उसकी विडो डॉटर इन लॉ के पास अपना कोई सोर्स नहीं है अपनी अर्निंग का, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें से वो अपनी अर्निंग्स निकाल सकती है, तब फादर इन लॉ को अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड, उसे मेंटेनेंस ना तो अपनी हस्बैंड की एस्टेट से, ना अपने फादर और मदर की एस्टेट से मिला है। यानी उसके पास ना तो उसके हस्बैंड की एस्टेट में से कोई मेंटेनेंस आ रहा है, कोई खर्चा आ रहा है, ना ही उसे अपने फादर और मदर की एस्टेट से कोई खर्चा या मेंटेनेंस मिल रहा है। और थर्ड जो लाइबिलिटी है वो तब बनती है अगर उसके अपने बच्चों ने, यानी उसके सन या डॉटर ने, जिनकी पर्सनल ऑब्लिगेशन बनती है अपने मदर को मेंटेन करने की, अगर उसको उस विडो डॉटर इन लॉ को अपने बच्चों से या उनकी एस्टेट से अगर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता है, तो ये फादर की लाइबिलिटी बनती है, फादर इन लॉ की लाइबिलिटी बनती है कि वो अपनी विडो डॉटर इन लॉ को सेक्शन 19 के अंडर मेंटेन करे। एंड द लास्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन, कि कब जो एक विडो डॉटर इन लॉ है उसके पास ये राइट नहीं रहता कि वो अपने फादर इन लॉ से, अपने ससुर से मेंटेनेंस को क्लेम करे। वो है पहला, अगर उसकी मैरिज हो जाती है, यानी उसकी रीमैरिज हो जाती है, उसकी दोबारा शादी किसी से हो जाती है, तो वो अपने फादर इन लॉ से अपना राइट, मेंटेनेंस का राइट क्लेम नहीं कर सकती। सेकंड ग्राउंड है कन्वर्जन का, अगर वो अपना हिंदू रिलीजन छोड़कर किसी नॉन हिंदू रिलीजन में चली जाती है, तब भी वो अपने फादर इन लॉ से कोई भी मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए लायबल नहीं है, उसके पास ये राइट नहीं रहता। Then the next concept is maintenance of children and aged parents. हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 20 डील करता है मेंटेनेंस से, चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स से। पहले हम करते हैं चिल्ड्रन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले फादर और मदर, यानी सेक्शन 20 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि फादर और मदर, यहाँ पर जो वर्ड और है इसको एज और नहीं रीड करना चाहिए, यहाँ पर और का मतलब एंड है, यानी फादर एंड मदर। तो ये कहते हैं कि फादर और मदर दोनों के पास, दोनों को ये बाउंड है कि अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रन को ये मेंटेन करें, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उनको मेंटेन करना इनकी लायबिलिटी है, इनकी ये इसके लिए बाउंड है। और यहाँ पर लायबिलिटी ये नहीं है कि या तो खाली फादर या खाली मदर, यहाँ पर फादर और मदर दोनों को अपने बच्चों को मेंटेन करना ज़रूरी है। देन कम सेकेंड, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैरी। ये कहता है कि अगर डाइवोर्स के टाइम पे ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि मदर जो है अपने बच्चे की कस्टडी रखेगी और उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन करेगी, तो ये बात उस चाइल्ड का सेक्शन 20 के अंडर क्लेम को ख़त्म नहीं कर सकता। यानी वो चाइल्ड जिसकी कस्टडी अपनी मदर के पास चली गई है, वो अपने फादर से भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है, उसे ये क्लेम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। देन कम्स लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। सेक्शन 20 ये कहता है कि एक हिंदू पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बाउंड है, ये उनकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड को मेंटेन करें, उसको प्रॉपर खर्चा दे, उसकी स्टडी के ऊपर ध्यान दे, उसको प्रॉपर क्लोथिंग दे, अच्छा फूड दे, अच्छा लाइफस्टाइल दे। ये उनकी लायबिलिटी है और वो इस चीज़ के लिए एक पर्सनल ऑब्लिगेशन के अंडर बाउंड है। देन नेक्स्ट कम्स इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। जो स्मृतिकार्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, जिसको किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर अगर उसे कोई राइट नहीं मिला है, तो उसे सेक्शन 20 के अंडर वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने पेरेंट्स से। एक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के पास भी, चाइल्ड के पास भी ये राइट है कि वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। देन कम्स द अनमैरिड डॉटर। जो एक अनमैरिड डॉटर है वो अपने पेरेंट्स से अपनी मैरिज का एक्सपेंस मांग सकती है, वो अपनी मैरिज का प्रॉपर, उसके पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी डॉटर के मैरिज का प्रॉपर, उसकी मेंटेनेंस मींस उसकी मैरिज के एक्सपेंसेस। यहाँ पर जो अनमैरिड डॉटर की मेंटेनेंस है उसके अंडर क्लियरली कंसेप्ट आता है उसके मैरिज एक्सपेंसेस का,
यानी उसकी शादी को अच्छे से कराना उसके पेरेंट्स की ये पहली ड्यूटी है कि उसको अच्छे से वो मेंटेन करे, और सेकंड उसकी मैरिज को अच्छे से वो हेल्ड कराएं। देन कम्स दी बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कोर्ट में आके ये प्रूफ करें कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज कर दिया है, उन्होंने प्रॉपरली अपने बच्चों को मेंटेन कर दिया है और अब वो इस ड्यूटी से डिस्चार्ज हो गए हैं। ये चीज़ का प्रूफ देना, ये ड्यूटी जो है पेरेंट्स की बनती है। देन कम्स दी एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स। यहाँ पर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स का मतलब ये है कि वो पेरेंट्स जो अब अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न नहीं कर सकते, यानी उनके लिए अब अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना पॉसिबल नहीं है, वो अपने बच्चों के ऊपर अब डिपेंडेंट है। बिकॉज जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है वैसे वैसे ही उनके पेरेंट्स की भी एज बढ़ती जाती है, और एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर पेरेंट्स के लिए अपनी लाइवलीहुड को कमाना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 20 के अंडर ये ड्यूटी बनती है बच्चों की कि वो अपने एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स को मेंटेन करें, उनको अच्छे से रखें। और यहाँ पर इन्फॉर्म पेरेंट्स का टेस्ट करना कि वो पर्सन इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट जो है पॉसिबल नहीं है। तो खाली एक ये चीज़ बहुत सही ग्राउंड है कि वो अपनी लाइवलीहुड को अब खुद अर्न नहीं कर सकते। तो इसी बेस पर ही ये कैटेगराइज्ड होता है कि ये पेरेंट्स एज है और इन्फॉर्म्ड है। एंड द लास्ट इज डिसक्वालिफिकेशन, कि कब चिल्ड्रन और एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट डिसक्वालीफाई हो जाते हैं अपना मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो वो डिसक्वालिफिकेशन नंबर 1 है कन्वर्जन। अगर वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके, यानी वो चिल्ड्रन या फिर एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स अपना रिलीजन कन्वर्ट करके किसी नॉन हिंदू रिलीजन के अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपना राइट सीज कर देते हैं मेंटेनेंस का, यानी अब वो दोबारा मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। सो आर टुडेज लास्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का 1956 का सेक्शन 21 और 22 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट से। अगर हम 1956 से पहले की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड था ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ कुछ एक नॉर्मल हमारे रिश्ते थे जिनके अंडर मेंटेनेंस होना पॉसिबल था। बट 1956 के बाद जब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया तो उसके अंदर एक प्रोविज़न दिया गया डिपेंडेंट्स का भी, कि डिपेंडेंट्स को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है डिपेंडेंट्स का मीनिंग। डिपेंडेंट वो पर्सन है जो एक डिसीज्ड, मतलब जिस पर्सन की डेथ हुई है वो उसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट था, कि उसका जो भी मेंटेनेंस है यानी जो उसका खर्चा है वो डिसीज्ड पर्सन ही करता था। तो वो उस डिसीज्ड पर्सन के हेयर से, यानी जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी और मनी गई है, वो उनसे अपना मेंटेनेंस क्लेम करता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट मीन्स जो पर्सन एक डिसीज्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड था अपने मेंटेनेंस के लिए, वो डिपेंडेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। देन कम्स राइट्स ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स के पास ये राइट है कि वो डिसीज्ड पर्सन के हेयर से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, यानी जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी थी या मनी था जो वो उसके हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो उन हेयर्स से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से ही डिसीज्ड उनको मेंटेन करता था। तो अब डिसीज्ड पर्सन के बाद जो उसके हेयर्स हैं वो उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो उस प्रॉपर्टी में से उसको मेंटेन करें। देन कम्स सम जनरल रूल्स रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ डिपेंडेंट्स, एंड वो जनरल रूल सेक्शन 22 के अंडर आते हैं। पहला जनरल रूल ये है कि जो मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन है वो प्रॉपर्टी से है, ना कि पर्सन से है। यानी जो उसको मेंटेन करना है वो पर्सन के अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि वो एस्टेट की ऑब्लिगेशन है। यानी उसको जो प्रॉपर्टी में राइट मिला है वो उस प्रॉपर्टी में से ही उसे जो है मेंटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकंड इज़
कि जो पर्सन खुद एक टाइम पे डिपेंडेंट है वो खुद हेयर नहीं हो सकता, यानी जो डिपेंडेंट है वो साथ ही साथ हेयर नहीं हो सकता, यानी जिस प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिल रहा है वो उस डिसीज्ड पर्सन का हेयर नहीं हो सकता। थर्ड रूल इज़ कि जो लायबिलिटी है हेयर की वो जॉइंट लायबिलिटी नहीं है, यानी जैसे एक प्रॉपर्टी के अगर 4 हिस्से हुए हैं तो वो उन चारों की जॉइंट लायबिलिटी नहीं है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रॉपर शेयर देना होता है डिपेंडेंट को। देन द लास्ट रूल इज़ कि जो डिपेंडेंट है वो किसी अगर उसके ऊपर भी कोई और डिपेंडेंट है, यानी एक पर्सन जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर भी कोई और डिपेंडेंट है, तो वो उसको खर्चा तभी दे सकता है अगर उसे पहले जो मेंटेनेंस इतना मिला है कि वो दूसरे का मेंटेनेंस निकाल सके। यानी इफ़ अ हेयर हिमसेल्फ इज़ अ डिपेंडेंट, हिज लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर डिपेंडेंट्स अराइजेज only if the value of share of estate inherited exceeds the value of maintenance which might be awarded to him। यानी जो उसने मेंटेनेंस देना है उसकी वैल्यू अगर जो उसको मेंटेनेंस मिलना है उससे कम है तभी वो जो है दूसरे पर्सन को मेंटेनेंस दे सकता है, अदरवाइज़ वो दूसरे डिपेंडेंट को मेंटेन नहीं कर सकता। यानी कि सपोज़ करो कि अगर एक पर्सन को जो मेंटेनेंस मिलना है वो 4,000 मिलना है, 4,000 उसे मेंटेनेंस मिलना है, एंड जो उसने अपने डिपेंडेंट को मेंटेनेंस देना है, यानी जो उसके ऊपर पर्सन डिपेंडेंट है उसको अगर उसने 2,000 रुपीज़ अपना मेंटेनेंस देना है तभी वो उसको मेंटेन कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसको मिल रहा है उससे कम उसे जो है देना है। लास्ट रूल ये कहता है कि इफ़ हेयर हिमसेल्फ इज़ अ डिपेंडेंट, हिज लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ और हर डिपेंडेंट्स अराइजेज only if the value of share of estate inherited exceeds the value of maintenance which might be awarded to him or her। ये कहते हैं कि एक सपोज़ करो जैसे कि एक ए है, जो पर्सन ए है वो डिसीज की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड एक पर्सन बी है जो ए पर डिपेंडेंट है। अब ए उस बी को तभी मेंटेन कर सकता है अगर ए को जो मेंटेनेंस मिलना है वो सपोज़ करो जैसे 4,000 है, जो ए को मेंटेनेंस मिलना है वो 4,000 है। अब जो उसे बी को मेंटेनेंस देना है अगर वो उस 4,000 की रुपीज़ से कम है तभी वो बी को मेंटेन कर सकता है, अदरवाइज़ वो बी को मेंटेन नहीं कर सकता। Then comes provision under Section 21। Section 21 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का प्रॉपर प्रोविजंस देता है कि कौन कौन से पर्सन डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो लिस्ट है फादर, मदर, विडो, माइनर लेजिटिमेट सन, माइनर इललेजिटिमेट सन, माइनर लेजिटिमेट डॉटर, माइनर इललेजिटिमेट डॉटर, विडो डॉटर, सन्स विडो, grandson's widow, son's married daughter, grandson's married daughter, son's minor son। यानी कि ये 13% ही डिपेंडेंट हो सकते हैं। एंड द लास्ट कम्स डिसक्वालिफिकेशन। इनकी भी डिसक्वालिफिकेशन सेम है कि अगर ये कन्वर्ट कर लेते हैं अपना रिलीजन तो इनका मेंटेनेंस का राइट सीज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल विद आवर टुडेज़ वीडियो। आज हमने करा कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्या है। सेक्शन 18 डील करता है मेंटेनेंस टू वाइफ के, और इसके कुछ ग्राउंड्स हैं जहाँ पर वाइफ जो है अपना सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। देन हमने करा सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, कि कब कब फादर जो है अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन कर सकता है और कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है अपना मेंटेनेंस क्लेम करने से। फिर हमने करा सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड और इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स के ऊपर ये लायबिलिटी की है कि वो अपने चिल्ड्रंस को मेंटेन करे, और चिल्ड्रंस के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो अपने एज्ड और इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स को मेंटेन करे। देन लास्ट में हमने करा मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, सेक्शन 21 एंड 22। आई होप you liked our video. Thank you.